अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि ये जो आईनी अदालत है और ये जो आईनी बेंच है, इसमें क्या वाज़ेह फर्क है? हमारे नाज़रीन के लिए जरा इसको वाज़ेह कीजिएगा। देखें, जो मुजवजा मसवदा है आईनी, अब तक जो मुतफिका बना है, तो उसमें तो ये है कि जो आईनी बेंच है वो चीफ जस्टिस के दायरे इख्तियार में नहीं हो के अंदर ही, लेकिन आईनी बेंच का जो चेयरमैन है वो जुडिशल कमीशन लगाएगा, और जबकि चीफ जस्टिस आईनी बेंच के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अगर आईनी बेंच का सरबराह अलग होगा और चीफ जस्टिस, और वो लगाएगा भी एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जो है वो लगाएगी आईनी बेंच का सरबराह, और चीफ जस्टिस आईनी बेंच के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। तो ये तो स्टेट विद इन द स्टेट वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बन गया, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी अदालत बन गई जो चीफ जस्टिस के मतहत नहीं होगी, और उसका जो सरबराह होगा वो अपने तौर पे आईनी अदालत का सरबराह होगा। अब आप उसे बेंच कह लें या अदालत कह लें, बात तो एक ही है, क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस के मतहत नहीं है, और अगर चीफ जस्टिस आईनी बेंच को कंट्रोल नहीं कर रहा, और आईनी बेंच का जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस नहीं लगा रहा, वो पार्लियामानी कमेटी लगा रही है, तो फिर बेंच और अदालत में क्या फर्क रह जाता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप उसको बेंच कह लें या अदालत कह लें, बात तो एक ही है, क्योंकि फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मतहत तो नहीं है। तो जी। लिहाजा मेरे ख्याल में कि ये आईनी बेंच का नाम मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत रखने के लिए दिया गया है, और आईनी अदालत का दायरा इख्तियार हुकूमत की इज्जत रखने के लिए दिया गया है। दरमियान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आईनी अदालत बना दी गई है जिसको आईनी बेंच का नाम दिया गया है, जिसका इख्तियार आईनी अदालत वाला है, लेकिन होगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। लेकिन उसका जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस के मतहत भी नहीं होगा, और वो लगाएगी भी पार्लियामानी कमेटी। तो लिहाजा मेरा मतलब है कि आप समझ लें कि ये अदालत भी है और नहीं भी है, बेंच भी है नहीं भी है, ये खुद मुख्तार रियासत भी है पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। ये कुछ ऐसी चीज बनने जा रही है। दूसरा, इसमें ये है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार बदला जा रहा है, और ये बात तय हो गई है कि पहले तीन नामों में से कोई एक भी पार्लियामानी कमेटी जो है चीफ जस्टिस लगा सकेगी। तो पहले तीन नामों में अभी तो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी हैं। अगर मंसूर अली शाह को नहीं लगाना तो मुनीब अख्तर को तो कभी भी नहीं लगाना, तो फिर कुर्रा फाल तो याहिया अफरीदी के नाम ही निकलता है, अगर ये तरमीम पास हो जाती है। और आप पहले तीन नामों पे जा रहे हैं पांच की बजाय, कि पहले तीन में से किसी एक को लगाया जा सकता है, तो फिर तो याहिया अफरीदी को लगाया जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि फिर अगर आपने ये तरमीम करके भी मंसूर अली शाह को लगाना है तो बात नहीं समझ आ रही। हालांकि बहुत सारे हलके ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह ने बहुत यकीन दहानियां कराई हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे हवाले से जो ये बातचीत है कि मैं कोई नए इलेक्शन अनाउंस कर दूंगा, मैं पीटीआई की गेम खेलूंगा, ये गलत है, और मैं सिस्टम के साथ चलूंगा। और अब सिस्टम के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मंसूर अली शाह के लिए वो नफरत नहीं है जो चंद महीने, जो आप कह लें 15 दिन पहले थी। कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने बहुत अग्रेसिव लॉबिंग की है, बहुत क्लैरिफिकेशंस दी हैं, बहुत सीबीएम्स की हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हैं, मुलाकातें की हैं अपने नोटिफिकेशन के लिए, और यकीन दहानी कराई है, और उन्होंने बहुत सी क्लैरिफिकेशन इस हवाले से मुतलका हलकों को दी हैं, और कुछ मुतलका हल्के नरम भी हुए हैं। लिहाजा मंसूर अली शाह के ऊपर जो लाल निशान आज से 15 दिन पहले था वो आज नहीं है। उन्होंने अपनी पोजीशन काफी हद तक क्लियर की है और यकीन दिलाया है कि वो कुछ सिस्टम को डीरेल नहीं करेंगे, वो कुछ सिस्टम को अनडू नहीं करेंगे, वो कोई पीटीआई की गेम नहीं खेलेंगे। तो इस हवाले से मंसूर अली शाह की क्लैरिफिकेशंस और सीबीएम्स ने काफी हद तक एस्टेब्लिशमेंट का मूड बदला है। लेकिन फिर भी अगर ये तरमीम 25 से पहले होती है तो मुझे लगता है कि शायद मंसूर अली शाह ना हो, मंसूर अली शाह की जगह फिर वो या ये आफरीदी का चांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तीन का सुप्रीम कोर्ट का आज खुद सू मोटिव लेने का अख्तियार खत्म किया जा रहा है। 19वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है, और जो 18वीं आईनी तरमीम में पार्लिमानी कमेटी को अख्तियार थे जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स के, वो बहाल किए जा रहे हैं।
और 19वीं आईनी तरमीम खत्म की जा रही है। तो जुडिशरी के हवाले से काफी कुछ है। अभी तक हाई कोर्ट के जजेस के तबादले पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका और उस पर बातचीत जारी है और गवर्नमेंट चाहती है कि हाई कोर्ट के जजेस पर के तबादलों पर इत्तेफाक भी हो जाए, लेकिन अभी तक उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। लेकिन ये तरमीम कब पेश होगी, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। कुछ लोगों का ख्याल है कल होगी, कुछ लोगों का ख्याल है सैटरडे को होगी, लेकिन ये फ्राइडे और सैटरडे किसी दिन भी पेश हो सकती है। और कोई नंबर गेम का ऐसा इशू नहीं नजर आ रहा कि आप कहेंगे नंबर गेम की वजह से ये पेश नहीं हो। सर लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से तो ये कहा गया है कि इन्होंने सात जो इनके अपने बंदे हैं, जो इनके अपने अरकान हैं, वो ही इनको वोट नहीं देंगे और वो फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो हमारे एमएनएज हैं, हमारे जो सेनेटर्स हैं, उनको जदोकोब किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। तो इस बात में आप कितनी सदाकत देखते हैं? मतलब जो हुकूमत के 7 बंदे पीटीआई ने तोड़े हैं वो मोहब्बत से तोड़े हैं, और जो हुकूमत ने इनके बंदे तोड़े हैं वो मुरम्मत से तोड़े हैं। पहले ये कैसी बात है? मेरा मतलब आपके पास भी केपी की हुकूमत है, आपने केपी में एमएनए तोड़े हैं, फिर आपने भी जो केपी से ऑपोजिशन गवर्नमेंट इत्तेहाद के एमएनए थे वो आपने वहां से तोड़ लिए, जो इन्होंने थे वहां तोड़ लिए। ये कैसे मुमकिन है कि पीटीआई के बंदे तोड़ना जायज है और हुकूमत का बंदे तोड़ना नाजायज है? पीटीआई एक हुकूमत के 7 बंदे तोड़ने का दावा करे तो ये हलाल है, ये हलाल है, और हुकूमत अगर उनके बंदे तोड़ने का दावा करे तो ये हराम है। मतलब यहाँ तो दोनों साइड्स को फेयर प्ले होना चाहिए ना। बैरिस्टर गौर कहें कि हम भी हुकूमत के बंदे तोड़े हैं, हुकूमत भी हमारे बंदे तोड़ी है, बराबर का मैच है, जो ज्यादा तोड़ गया वो जीत जाएगा। जब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप हुकूमत के 7 बंदे तोड़े हैं और हुकूमत के 7 बंदे आपने तोड़ने की कोशिश की है, या वो आपसे राब्ते में है और आप कहते हैं कि वो जमीर की आवाज पे आपको वोट डाल रहे हैं, तो जो दूसरी तरफ वोट डाल रहे हैं वो बेजमीरे हैं और आपके वाले जमीर वाले हैं। मतलब ये क्या तफरीक है? मेरा मतलब है कि ये आप खुद को मुसलमान दूसरे को काफिर कहना शुरू कर देते हैं, खुद को मोमिन दूसरे को मेरा मतलब मुशरिक कहना शुरू कर देते हैं। ये सियासत में ये तकसीम नहीं चलती है। या तो बैरिस्टर गौहर ये ऐलान करेंगे हम हुकूमत के किसी बंदे का वोट लेने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत हमारे बंदे का वोट ना ले। आप तो खुद कह रहे हैं कि हम हुकूमत के 7 बंदों का वोट लेने के लिए तैयार हैं। जब आप 7 का वोट लेने को तैयार हैं, वो आपके 10 का वोट लेने को तैयार है। तो इसीलिए 63A में भी तरमीम हो रही है, और अब जो इस तरह वोट देने पे नाअहली नहीं होगी, 63A में भी मजीद तरमीम आ रही है इस पैकेज में। मुझे लगता है कि बैरिस्टर गौहर के पास हुकूमत के कोई बंदे नहीं है, हुकूमत के पास पीटीआई के बंदे हैं। बाकी सियासी दावे हैं, आप अपना मोराल अप रखने के लिए ऐसी बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अहम मुलाकात की जो 6 बजे शेड्यूल थी मौलाना साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन अभी तक वो मुलाकात नहीं हुई। सुनने में यही आ रहा है कि मुलाकात तो आज ही होगी, लेकिन टाइम थोड़ा सा आगे चला गया है। तो इस मुलाकात से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, जिस तरह मिनिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि हमारे दरमियान ये तय है कि हम और मौलाना साथ चलेंगे, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसके मुतालिक, अंदर की बात क्या है? मुझे नहीं लगता कि जेयूआई और पीटीआई आगे इकट्ठे चल सकते हैं। मुझे लगता है मौलाना ने जो मुआहदा किया है हुकूमत के साथ, वो उस मुआहदे के मुताबिक तरमीम को सपोर्ट करेंगे और पीटीआई उसकी मुखालफत करेगी। अब पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो हनीमून था वो खत्म होने का वक्त हुआ चाहता है। जब ये तरमीम पेश होगी और मौलाना इसको सपोर्ट करेंगे तो फिर पीटीआई वाले मौलाना को गद्दार कहना शुरू कर देंगे, फिर वो मौलाना को हुकूमत का एजेंट कहना शुरू कर देंगे, और फिर वो मौलाना की ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो हनीमून था मौलाना का और पीटीआई का, उसका आखिरी दिन चल रहे हैं। जब तरमीम पेश होगी और मौलाना उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर ये सब कहेंगे कि मौलाना ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है, हम तो पहले दिन से कह रहे थे मौलाना के साथ नहीं चलना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे चल के किसी स्टेज पर भी पीटीआई इस तरमीम को सपोर्ट करेगी या इस तरमीम के हक में पीटीआई कुछ कर सकती है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इंतकाम की। तो गवर्नर केपी की जानिब से कहा गया है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और जो मौलाना साहब हैं वो चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। तो वो किन से बदले ले रहे हैं? मेरे ख्याल में तो उन्होंने हुकूमत से बदले लिए हैं, पीडीएम से बदले लिए हैं, हुक्मरान इत्तेहाद। देखिए पीटीआई से उन्होंने क्या बदला लिया है? पीटीआई ने जेयूआई को इस्तेमाल किया है, पीटीआई ने जेयूआई के अखबार के बारे में, अगर पीटीआई जेयूआई को लिफ्ट ना कराती तो मौलाना की इतनी अहमियत ही नहीं बन सकती।
आप मेरी बात समझे। पीटीआई ने अपना वजन जेयूआई के पलड़े में डाला तो उनका वजन बढ़ा। पीडीएम ने के साथ से बदले लिए हैं। मौलाना ने तरमीम लेट कराई है, अपनी शर्तें मनवाई हैं, पूरी हुकूमत की नाक रगड़वाई है। तो फैसल करीम कुंडी साहब अगर देखा जाए तो मौलाना ने बदला तो पीडीएम से लिया है, नून लीग से लिया है, पीपल्स पार्टी से लिया है। मुझे नहीं लगता उन्होंने पीटीआई से कोई बदला लिया है। पीटीआई और उनके दरमियान तो कोई ऐसा व्यवहार ही मौजूद नहीं था बदले वाला या कुछ था। नई नई शादी, नया नया सुलह, वो भी टूटने वाली है। दोनों इकट्ठे चल नहीं सकते। देखिए ना, मौलाना अभी भी केपी में ऑपोजिशन में बैठे हैं, को उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट तो ज्वाइन नहीं की है। लिहाजा अगर कोई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है तो वो इंतकाम मौलाना ने पीडीएम से लिया है, नून से लिया है, पीपल्स पार्टी से। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।